गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, हम पढ़ रहे थे चैप्टर द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नार्लिकर। जयंत नार्लिकर इसके क्या हैं, राइटर हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने इस चैप्टर में देखा था इसके बारे में, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर चैप्टर, या फिर उसको हम क्या भी कहते हैं, मेन कैरेक्टर को हम बोलते हैं बच्चों प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूं मुख्य जो कलाकार है, या फिर जो मेन हीरो है। ठीक है, आप समझ सकते हैं मेन हीरो, आप मूवीज देखते होंगे उसमें जो बोलते हैं ना कि मेन हीरो कौन है, क्योंकि दो तीन हीरो होते हैं, एक साइड हीरो है, कोई उसका हीरो का फ्रेंड है, लेकिन जो मेन हीरो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट। मेन कैरेक्टर इज अ मेन कैरेक्टर। वो क्या कहा जाता है, प्रोटैगनिस्ट। वी कॉल इट एज प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, तो बच्चों याद करो थोड़ा पिछली क्लास का कि हमारे इस चैप्टर के, द एडवेंचर नामक चैप्टर के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन हीरो कौन थे। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, हमारे मेन हीरो थे प्रोफेसर गायतोंडे। उनका पूरा नाम क्या था, किसी को याद है? याद है बच्चों किसी को उनका पूरा नाम? यस, उनका पूरा नाम था गंगाधर पंत गायतोंडे। ठीक है, यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, आप भी इस चीज को नोट कर लीजिए, मे भी इससे कोई क्वेश्चन बन के आ जाए। गंगाधर पंत, गंगाधर, अगर किसी ने शक्तिमान सीरियल देखा है तो उससे रिलेट कर सकता है, उसमें थे ना गंगाधर। तो गंगाधर पंत, याद करने में आसानी मिलेगी अब। गंगाधर पंत और फिर गायतोंडे, गायतोंडे, ये था उनका पूरा नाम। ये हमारे प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर के, यानी कि मेन कैरेक्टर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने देखा कि जो प्रोफेसर, और वो क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, वो एक प्रोफेसर है। किसके प्रोफेसर है? हिस्ट्री के। ठीक है, इतिहास के वो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में इतिहास वो पढ़ाते हैं। तो बच्चों हमने कल डिस्कस किया था कि एक्चुअली स्टोरी में हो क्या रहा है। ठीक है, स्टोरी में ये हो रहा है बच्चों की, अब स्टोरी बताने से पहले मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में हमने कुछ बात करी थी। पैरेलल यूनिवर्स, ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स क्या था? जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है, उसी तरीके से एक और ब्रह्मांड भी है कहीं पे। ठीक है, हम उसके बारे में नहीं जानते, और जो सेम चीजें जो जो कुछ इस ब्रह्मांड में है, इस यूनिवर्स में है, सेम वहां पे भी हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस ब्रह्मांड में क्या है, अर्थ नाम का एक प्लेनेट है जहां पे हम रहते हैं। ठीक है, तो उस यूनिवर्स में भी जो हमारा पैरेलल है, जो साइड बाय साइड चल रहा है। पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने मैथ्स में पैरेलल लाइंस देखी है, ऐसी होती है पैरेलल लाइंस। अगर ये लाइन ए बी है, ए बी, ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन ये जा रही है। ठीक है, मान लीजिए चलो पी, लाइन पी है ये, और ये लाइन डी है। तो लाइन पी लाइन डी के पैरेलल कब होती है? जब ये दोनों हमेशा या फिर कह सकते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है और ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं तो ये क्या होगी बच्चों? ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी, ये आपकी कहलाएंगी नॉन पैरेलल लाइंस। जैसे कि इसका एग्जांपल, पैरेलल लाइंस का एग्जांपल आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, क्या ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में कभी मिलती हैं? अगर ये आपस में आगे जाके मिल गई तो फिर तो बच्चों एक्सीडेंट हो जाएगा।
ट्रेन क्रैश हो जाएगी, टकरा जाएगी और या फिर पटरी से उतर जाएगी। इसलिए दोनों पटरियां हमेशा पैरेलल चल रही होती हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को टच नहीं करती। तो यही से टर्म आता है पैरेलल यूनिवर्स। कौन सा टर्म? पैरेलल यूनिवर्स। हमने इस टर्म के बारे में कल जाना था, एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल यूनिवर्स। तो बच्चों, बहुत हैरानी की बात नहीं है। मे भी हो सकता है आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी कहीं पढ़ा हो, या फिर मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि इस पैरेलल यूनिवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पे मूवीज काफी बन रही हैं, ठीक है, लोग फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है नहीं कि जैसे हमारी पृथ्वी है वैसी एक और पृथ्वी भी होगी। जैसे हमारा देश है इंडिया, वहां पे भी उस पृथ्वी पे भी एक देश है इंडिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो जैसे कि मैम, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने अपने पे समझ लेना, अपने पे घटा लेना उस बात को। मैं एक साहिल हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, वैसे ही मेरे जैसा एक और साहिल वो दूसरी दुनिया में रह रहा है, ठीक है। तो ये बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, वो मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसकी घटनाएं अलग हैं और मेरे जीवन की घटनाएं अलग हैं। और बच्चों, सबसे शॉकिंग बात तो ये है, कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि दो ही यूनिवर्स एक एक बार में पैरेलल हो, ठीक है। मैंने कल बताया था ना आपको, एक एग्जांपल दिखाया था कि जैसे मैंने आपको बोला था, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक और अर्थ है, ठीक है। तो एक यहाँ पे आप है और एक आप जैसा यहाँ पे कोई और है, ठीक है बच्चों। लेकिन जरूरी नहीं है ना बच्चों कि एक ही यूनिवर्स पैरेलल चल रहा हो, क्या पता एक और यूनिवर्स भी हो जो पैरेलल हो, ठीक है। वहां पे एक कोई तीसरा बंदा हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ साहिल, ठीक है, यहाँ पे कोई और साहिल हो, यहाँ पे कोई और साहिल हो, और एक और यूनिवर्स हो पैरेलल, यहाँ पे कोई और साहिल हो, और एक और यूनिवर्स हो पैरेलल जहाँ पे कोई और साहिल। तो इतने सारे यूनिवर्स भी हो सकते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं मल्टीवर्स। मल्टी यूनिवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स, यानी कि मल्टीवर्स। तो जिन बच्चों ने एवेंजर्स मूवीज देखी है, ठीक है, एवेंजर मूवीज जिन बच्चों ने देखी है या फिर कोई भी ऐसी साइंस फिक्शन वाली मूवी देखी है, तो डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी इन बातों से। मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट वहां यूज हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है होते हैं हमारे मार्वल मूवीज में, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्स में जाके चीजों को ठीक करते रहते हैं और ट्रैवल करने की शक्ति है उनके पास। वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे। और वहीं पे हमें एक चीज और जानने को मिलती है बच्चों, कि जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ 3 और 4 और 5 या 10 यूनिवर्स पे सीमित नहीं है। ये बच्चों, ये यूनिवर्स इन्फिनाइट हो सकते हैं, मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं एक बारी में। हम सिर्फ एक के बारे में जानते हैं, बल्कि हम अपने अपने ब्रह्मांड के बारे में भी पूरा नहीं जानते, ठीक है। साइंस जबकि इतना डेवलप हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी ब्रह्मांड की खोज चल ही रही है कि ब्रह्मांड कितना ज्यादा है, कहाँ तक इसका विस्तार है। वहां अभी साइंस नहीं पहुंच पाई है, साइंटिस्ट वहां तक नहीं पहुंच पाए, अभी भी रिसर्च चल रहा है। लेकिन इतना जरूर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसा हमारा यूनिवर्स है, इस प्रकार से ऐसे अनंत ब्रह्मांड और हो सकते हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो लगाई जा रही है। और इस बेसिस पे बच्चों देखो, ये फिक्शनल मूवीज तो बनी जाती है, क्योंकि मूवीज जो होती हैं, फिल्में जो होती हैं, कहानियां जो होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं। तो ये एक काल्पनिक चीजें हैं, जो हम ये कहानी भी पढ़ रहे हैं ना, द एडवेंचर, ये कोई रियल घटना मतलब कह सकते हैं सत्य घटनाओं पर आधारित तो है नहीं कि प्रोफेसर गायतोंडे सही में कोई थे उनके साथ। ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये एक फिक्शनल काल्पनिक कहानी है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं अपने इमेजिनेशन से, ठीक है। तो जो ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक इमेजिनेशन, इसका बच्चों कोई प्रूफ नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर इतना कुछ बता रहे हैं तो ये मल्टीवर्स का कोई प्रूफ होगा, नहीं, ऐसा साइंस ने कोई प्रूफ नहीं दे रखा है कि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट बस ये क्या है, लोगों के लगाए हुए अंदाजे हैं कि हाँ, हो सकता है कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड और भी होंगे, ठीक है। तो ये है पैरेलल यूनिवर्स या मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। तो अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, ये कॉन्सेप्ट बताने का कारण बच्चों ये था कि जो हमारे प्रोफेसर गायतोंडे हैं, वो भी तो कुछ ऐसे ही मल्टी यूनिवर्स में, या फिर कह सकते हैं एक पैरेलल मल्टी यूनिवर्स तो नहीं, वो सिर्फ एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में फंस चुके हैं। वो रहते कहीं और है, ठीक है, वो किसी और मुंबई को जानते हैं, वो किसी और जगह को जानते हैं, लेकिन जिस मुंबई में वो आ चुके हैं, वहां का तो सब कुछ अलग है। वहां का प्रेजेंट अलग है, वहां का पास्ट जो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं वो कुछ और है, ठीक है।
जहाँ पे जिस मुंबई के वो हैं वहां पे तो क्या हुआ था, वहां पे अंग्रेजों को हरा के बाहर खदेड़ के फेंक दिया था। लेकिन अब जिस जिस उसमें वो है वहां तो अभी भी ये लग रहा है कि अंग्रेजों का ही राज चल रहा है, सारी चीजें अंग्रेजों की है। तो वो हैरान हो रहे हैं कि हमने तो अंग्रेजों को हरा दिया था हमारे इतिहास में, तो फिर ये अंग्रेज यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा परेशान होते हैं सारी चीजें देख के कि ये सब चीजें अलग अलग क्यों है, जगह तो सेम है, मैं भी वही हूँ, लोग भी वही है, लेकिन इंसिडेंट्स अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो हमारे जो ऑफिसर्स थे वो इंडियन ऑफिसर्स होने चाहिए, पर यहाँ तो ब्रिटिश एंग्लो इंडियन ऑफिसर्स दिख रहे हैं। ऑफिसेज भी सारे सरकारी बिल्डिंगें जो है वो अंग्रेजों की है। तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये वो जान के थोड़ा विचलित होते हैं, और इसका प्रूफ जानने के लिए वो क्या करते हैं, वो जाते हैं मुंबई। वो रहते पुणे में, और पुणे से मुंबई जाके ट्रेवल करते हैं। फिर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कौन सी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे वो, जीजाबाई, सॉरी जीजा माता एक्सप्रेस से वो ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, फिर बीच में बताया गया कि क्या क्या हुआ उस सफर में, क्या होता है, पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं। बॉम्बे जाने का कारण क्या है, बॉम्बे वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि बॉम्बे में क्या है बच्चों, एक लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पे जाके वो इतिहास की किताबों को देखना चाहते हैं कि जिस जगह में मैं आ चुका हूँ यहाँ का इतिहास वही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ चीजें अलग हो रही हैं तो इसका मतलब यहाँ का इतिहास कुछ और रहा होगा। यहाँ अगर अभी भी अंग्रेजों का शासन है तो इसका मतलब इतिहास में अंग्रेज मराठाओं से नहीं हारे थे। ठीक है, पानीपत के युद्ध में। ठीक है बच्चों, तो यही चेक करने के लिए वो लाइब्रेरी जा रहे हैं। ठीक है, फिर रास्ते में वो कुछ कुछ जगह बताते हैं जो बॉम्बे से पुणे के बीच में आती है, जैसे लोनावला एक जगह है वो आती है, गुजरात, कल्याण, ये सब स्टेशन हैं जो बीच में आते हैं। ठीक है, और वहां पे उनको कौन मिल जाता है रास्ते में, मतलब ट्रेन के अंदर ही एक खान साहिब मिलते हैं, जिन खान साहिब से वो बात करने लगते हैं। और वो बात क्यों करते हैं उनसे, जानने के लिए, इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। ठीक है, कि उनसे बात करके पता चलेगा ना कि अच्छा और क्या क्या चीजें हुई हैं। अगर आपको कुछ जानना है तो आप लोगों से बात करते हो ना कि हाँ क्या है कैसा है, यहाँ कैसे रहते हैं, क्या क्या चल रहा है, तो इसलिए वो उनसे थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन करते हैं। ठीक है, खान साहिब से। और दूसरा, यहाँ पे नाम आया था राजेंद्र देश पांडे का। तो राजेंद्र देश पांडे कौन थे बच्चों, थोड़ा याद करो। राजेंद्र देश पांडे थे बच्चों हमारे प्रोफेसर गायतोंडे के बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, वो भी पुणे में रहते हैं, लेकिन अब अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाने से पहले वो पहले क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं ना। नहीं तो ये तो हंसी के पात्र बन जाएंगे कि अगर किसी के पास जाके ये बोले कि यार ये वही, ये मेरे मतलब, आप खुद सोचिए ना कि वो जाके इस तरह की बातें करने लगे कि मैं जिस मुंबई में रहता हूँ वहां तो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अगर आपका दोस्त आके आपसे ऐसी बात करने लग जाए तो आप उसका डेफिनेटली मजाक उड़ाएंगे। यकीन तो उसकी बातों पे नहीं करेंगे कि हाँ ये तो दूसरे यूनिवर्स से आ गया है यहाँ पे, है ना। आप मजाक उड़ाएंगे उसका, वो सोचेंगे कि यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उनका मजाक ना बनाया जाए, क्योंकि वो एक रेपुटेटेड पर्सन है। ठीक है, छोटा बच्चा हो फिर भी वो जाके अपनी बात रख लेता है, क्योंकि उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, बट ही इज अ प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो मजाक बनना लाजमी है। ठीक है, इसलिए वो ये बात रखने से पहले अपने दोस्त को वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं बाहर निकल के, कि मैं बाहर निकलूं तो सही, देखूं तो सही, और किताबें पढूं तो सही कि हुआ क्या था। ठीक है, और फिर अगर कुछ गड़बड़ होती है तब मैं अपने दोस्त से जाके डिस्कस करूंगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, उनके फ्रेंड का नाम है राजेंद्र देशपांडे, जिनको वो क्या करना चाह रहे हैं, पहले लाइब्रेरी में जाके क्रॉस चेक करेंगे और फिर वापस पुणे जाके उनसे सारा इंसिडेंट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर हमने ये देखा था कि वो बॉम्बे पहुंचते हैं। ठीक है, बॉम्बे में जो बॉम्बे का रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या था बच्चों, विक्टोरिया टर्मिनस। ये याद रखेंगे आप, क्या है वहाँ का नाम, विक्टोरिया टर्मिनस, और काफी टाइम तक ये नाम यही रहा था वहाँ का, विक्टोरिया टर्मिनस। अब जाके रिसेंटली ही वहाँ का नाम चेंज होकर क्या बन चुका है, छत्रपति शिवाजी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ऐसा कुछ करके वहाँ का नाम हो चुका है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। विक्टोरिया टर्मिनस इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था तो उन्होंने अपना नाम रखा था। ठीक है, अब हिंदुस्तान ने उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, महाराज छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। ठीक है, फिर बच्चों वो पहुंच जाते हैं अपना बॉम्बे। बॉम्बे में पहुंचते ही सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, वो जैसे ही सड़कों पे गुजरते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलती है, उनको दिखती है बच्चों ब्रिटिश बिल्डिंग्स। ठीक है, ब्रिटिश बिल्डिंग्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लॉयड्स, बार्कलेज, ब्रिटिश बैंक,
ये सब देखने को मिलते हैं। तो इनको देख के वो हैरान होते हैं कि यार इन गलियों पे तो हैंडलूम की शॉप्स और ये सारी शॉप्स हुआ करती थी जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं, लेकिन यहाँ आज ब्रिटिश बैंक ये सब कैसे दिख रहा है। फिर वो सीधा सबसे पहले कंफर्म करने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चों, याद रखेंगे, फोर्ब्स बिल्डिंग। अब फोर्ब्स बिल्डिंग क्यों जाते हो, फोर्ब्स बिल्डिंग जाने का रीजन था कि दैट his son used to work there। उनका जो बेटा है, उनका जो पुत्र है, वो वहां पे काम करता है। उनके पुत्र का नाम क्या था, what was his son's name? His name was विनय गायतोंडे। विनय गायतोंडे used to work in फोर्ब्स बिल्डिंग। ठीक है, फोर्ब्स बिल्डिंग में विनय गायतोंडे काम करता था, तो इसलिए सबसे पहले वो अपने बेटे से ही मिलने गए, जरा मैं जाके देखता हूँ कि मेरा बेटा वहाँ है या नहीं। फिर हमने देखा था कि क्या होता है, वहां जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि, और रिसेप्शनिस्ट भी कौन है, कोई इंडियन रिसेप्शनिस्ट नहीं है, इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट है, अंग्रेज रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है, तो पहला हैरानी तो उनको इसी बात से होती है, और हैरानी भी नहीं, वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर चुके थे क्योंकि इतनी सारी चीजें देख ली थी ना उन्होंने कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो उनको पहले से ही थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था इन चीजों का। क्लियर है बच्चों, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को याद है, हम ये पढ़ चुके थे। फिर क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है, रिसेप्शनिस्ट चेक करती है अपनी एम्प्लॉयज की डायरेक्टरी, जो भी मतलब रजिस्टर होता है एम्प्लॉयज रजिस्टर, वो चेक करती है कि सर यहाँ पे तो विनय गायतोंडे नाम का कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं करता। ठीक है, अब देखो थोड़ी बहुत उनको हैरानी होती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं माइंड में पता होता है कि हाँ ऐसा होने वाला है। ही वॉज अफ्रेड कि ऐसा कुछ होगा, बट टोटली अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट था कुछ, कि कुछ तो गड़बड़ होगी यहाँ पे, मुझे मेरा बेटा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, गड़बड़ का आभास उन्हें पहले से ही हो गया था। फिर उन्हें लगता है कि अगर मेरा बेटा यहाँ नहीं है, जिसको कि यहाँ होना चाहिए था, तो इसका कारण क्या हो सकता है। ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि उनका बेटा फोर्ब्स बिल्डिंग में मौजूद होना चाहिए था। ठीक है, भले ही चीजें बदलती, लेकिन लोग तो नहीं बदल रहे थे, लोग तो वैसे के वैसे ही थे ना बच्चों। गायतोंडे वहां पे भी थे अपनी दुनिया में, यहाँ पे भी गायतोंडे हैं, वहां पे भी एक प्रोफेसर देश पांडे थे, इस दुनिया में भी प्रोफेसर देश पांडे हैं। लेकिन इस दुनिया में उनको अपना बेटा विनय गायतोंडे क्यों नहीं मिल रहा, उसको होना चाहिए था वहां पे। ठीक है, भले ही कुछ सिचुएशन अलग रहती, जैसे कि उस दुनिया में वो अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा था, इस दुनिया में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता, या फिर किसी ब्रिटिश कंपनी के लिए काम कर रहा होता, लेकिन वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो इसका अंदाजा प्रोफेसर गायतोंडे ये लगाते हैं कि हो सकता है कि इस वाले यूनिवर्स में मेरी बहुत पहले डेथ हो गई हो, है ना। और अगर मेरी डेथ बहुत पहले हो गई, आई मीन टू से कि शादी से पहले अगर मेरी डेथ हो गई, तो फिर मेरा बेटा कहाँ से होगा। ठीक है, जब मेरी ही डेथ काफी पहले हो गई तो मेरा बेटा नहीं होगा। तो ये अंदाजा वो लगाते हैं कि इसका मतलब है कि इस दुनिया में मेरी डेथ काफी पहले हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब यहां तक हमने पढ़ लिया था, इससे आगे बढ़ते हैं। He thanked the girl politely and came out। अब उन्होंने उस रिसेप्शनिस्ट गर्ल को थैंक यू बोला और बाहर आ गए चुपचाप। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे। ठीक है, इससे ये पता चलता है उनको ज्यादा टेंशन नहीं थी। ठीक है, नहीं तो देखो किसी का बेटा उसको उस बिल्डिंग में ना मिले, अपने ऑफिस में ना मिले, तो उसे चिंता हो जाती है, चिंता नहीं होती। लेकिन क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे एक हिस्टोरियन है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ठीक है, बहुत ही बुद्धिजीव व्यक्ति है, वो समझ चुके हैं, वो स्थिति का पूरा अंदाजा लगा चुके हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, इसलिए वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते कि मुझे मेरा बेटा नहीं मिला। ठीक है, वो काम है अभी भी, he is not worrying about it। His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society। उनका अभी सबसे मेन कंसर्न, क्या कह सकते हैं उसे, मकसद अब सिर्फ एक है कि उन्हें जाना है एशियाटिक लाइब्रेरी में, जो कि एशियाटिक सोसाइटी की है। ठीक है, क्योंकि उन्हें जानना है सत्य, उन्हें सच जानना है कि है कि चल क्या रहा है। टू सॉल्व द रिडल, रिडल ऑफ हिस्ट्री। रिडल मतलब होता है बच्चों पहेली। क्या होता है, पहेली। तो ये कुछ पहेली की तरह ही तो है। पहेली कैसी होती है, उलझाने वाली। ठीक है, जिसका समझ ही नहीं आता है कि यार इसका क्या आंसर होगा। तो ये कुछ ऐसी पहेली में फंस चुके हैं हमारे प्रोफेसर गायतोंडे, जिसका कि उन्हें जवाब नहीं मिल रहा, और वो जवाब सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, लाइब्रेरी में जाके ही उनको वो जवाब मिलेगा। क्लियर है बच्चों। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट। और देखो इतने चिल है वो, इतने टेंशन फ्री है
कि उन्होंने लंच भी करा, नहीं तो जिस इंसान को थोड़ी टेंशन होती है तो लंच वगैरह नहीं करता, सबसे मस्त आराम से मजे से लंच करके जा रहे हैं, ठीक है। लंच किया उन्होंने, ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल की तरफ चले गए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। अच्छा, इस बात से उनको रिलीफ मिली कि एटलीस्ट टाउन हॉल तो है यहाँ पे, पता चला टाउन हॉल ही नहीं है, ठीक है। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और वहां पे लाइब्रेरी भी है। देखो, सबसे बड़ा शौक उनको तब लग जाता है अगर वहां पे वो इतने उससे जा रहे हैं एक्साइटमेंट के साथ कि सच जानना है, लाइब्रेरी में पहुंचना है, पुणे से मुंबई जा रहे हैं और वहां पे लाइब्रेरी ना मिलती। मे भी हो सकता है ना इस यूनिवर्स में वहां पे लाइब्रेरी बनी ना हो, वहां पे कुछ और बना दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था, उनको वहां लाइब्रेरी मिल जाती है, ठीक है। और उससे उनको बहुत रिलीफ मिलता है। ही एंटर द रीडिंग रूम, वो रीडिंग रूम में एंटर करते हैं एंड आस्क फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, और जितनी भी हिस्ट्री की किताबें होती हैं सबको मंगवा देते हैं। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। और किसकी किताबें पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं किसी और की किताबें पढ़ रहे हैं, बच्चों इतने फेमस हिस्टोरियन है कि वो अपनी खुद की किताबें पढ़ रहे हैं जो उन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखी है, क्योंकि वो जब हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं, ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री के स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो वो फिर किसी और की किताब क्यों पढ़ेंगे? वो खुद की किताब पढ़ रहे हैं कि जो मैंने अपनी किताब में लिखा था अपनी दुनिया में, मैंने अपनी दुनिया में जो अपनी हिस्ट्री की किताबों में लिखा था, क्या इस दुनिया में भी, यहाँ पर भी उन हिस्ट्री की किताबों में वही चीज लिखी है? कहीं यहाँ मैंने कुछ और तो नहीं लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी सारी किताबें मंगा, कितनी वॉल्यूम्स है, 5 वॉल्यूम्स आती है उनकी किताबों की। उनका जो जो भी वहां पे वर्कर होगा वो उनके टेबल पे लाके 5 वॉल्यूम्स हिस्ट्री की रख देता है। स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, वो शुरू से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री पढ़ना। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ, अब जो वॉल्यूम 1 है वो बहुत प्राचीन काल से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? अशोका के वक्त तक जाता है, ठीक है। द ग्रेट किंग अशोक, पढ़ा है ना अशोक राजा, अम, उसके बारे में आपने सुना होगा, एक महान सम्राट अशोक, ठीक है। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त। वॉल्यूम 2 कहाँ तक गया बच्चों? समुद्रगुप्त तक। समुद्रगुप्त भी एक बहुत महान राजा थे हमारे इतिहास में, आपने उनका नाम सुना होगा, तो ठीक है। वॉल्यूम 2 समुद्रगुप्त तक खत्म होता है। वॉल्यूम 3 कहाँ तक जाता है बच्चों? मोहम्मद गौरी तक। मोहम्मद गौरी तक वॉल्यूम 3 खत्म होता है, ठीक है। तो अभी तक इतिहास को पढ़ते चले जा रहे हैं। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और जो वॉल्यूम 4 है वो कहाँ पे आके खत्म होता है? औरंगजेब की मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, यहां तक 4 वॉल्यूम तक। वॉल्यूम 1 जो कि अशोका तक थी, वॉल्यूम 2 जो कि समुद्रगुप्त पे थी आके खत्म होती थी, वॉल्यूम 3 जो कि खत्म होती थी किस पे? मोहम्मद गौरी पे, और वॉल्यूम 4 जो कि शुरू खत्म होती थी बच्चों औरंगजेब तक। तो औरंगजेब तक का जो पीरियड था, प्राचीन काल से औरंगजेब तक का जो समय था, वो टोटली सेम था। जैसा उनके दुनिया में है, इस दुनिया में भी वो अतीत बिल्कुल सेम था, ठीक है। The change evidently had occurred in the last volume, मतलब जो भी ये बदलाव हुए हैं ना, जो भी देखने को मिल रहा है, ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ आखिरी वॉल्यूम में हुए हैं। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो जितने भी इंसिडेंट थे ना, वहां पे कुछ बदलाव हो गया। और बच्चों ऐसा होता है इतिहास में, अगर आप एक छोटी सी चीज भी बदल देना तो उसके वजह से पूरा का पूरा भविष्य ही बदल देता है, बदल जाता है, ठीक है। अगर एक छोटी सी चीज, अगर एक छोटा इंसिडेंट अगर बदल दिया जाए तो पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे भगत सिंह को फांसी हुई, ठीक है। अगर भगत सिंह को फांसी ना हुई होती, ठीक है, या उनको वो उस सॉन्डर्स हत्याकांड में ना फंसे होते, तो फिर मे भी हो सकता है भारत का भविष्य कुछ और होता, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते या सरदार पटेल बनते। सरदार पटेल बन जाते भारत के प्रधानमंत्री, तो अभी जो भारत है, ठीक है, वो शायद, और जो होता उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, छोटे से इंसिडेंट, मतलब एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बदल दो, जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल जी को रख दो अगर, तो जो भारत आपको देखने को मिलता, शायद वो ना होता जो आज की डेट में है, या फिर इससे अच्छा होता, या फिर हो सकता है इससे बुरा होता, ठीक है। वो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि सेम नहीं होता, ठीक है। चीजें बिल्कुल अलग अलग होती। तो ये है बच्चों, पास्ट के इंसिडेंट्स का असर बहुत ज्यादा पड़ता है भविष्य पे, ठीक है। तो वही आखिरी वॉल्यूम में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ तो ऐसा हो गया, कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पूरा इतिहास ही बदल गया, ठीक है। देखते हैं अब आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इन वर्ड्स, गंगाधर पंत
finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ते हुए, क्योंकि अभी तो फिर भी वो जल्दबाजी में पढ़ रहे होंगे फटाफट फटाफट, क्योंकि उनको जानना था कि कहाँ पे बदलाव आया। लेकिन अब तो वो कंफर्म हो चुके हैं कि शुरुआत की 4 वॉल्यूम में बदलाव नहीं है, आखिरी की वॉल्यूम में ही बदलाव हुआ है। तो इसलिए वो उसको कैसे पढ़ रहे हैं, बहुत प्रिसाइजली, मतलब बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक शब्द की गलती भी नहीं कर रहे कि कहीं मुझसे थोड़ी सी चूक भी ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल चूक ना करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचते हैं बच्चों उस मोमेंट पे जिसके वजह से समय ने बिल्कुल एक नया मोड़ ले लिया। ठीक है, दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। और वो मोमेंट क्या था बच्चों, जिसने पूरा इतिहास बदल के रख दिया? वो मोमेंट था बैटल ऑफ पानीपत। बताया था ना मैंने आपको, याद रखना है इसको कि बैटल ऑफ पानीपत वो मोमेंट है इस बुक में जिसने पूरा इतिहास बदल दिया, दुनिया ही बदल दी। एंड इट मेंशन दैट मराठास वॉन इट हैंडसमली। ठीक है, और इसमें क्या मेंशन है कि मराठास ने वो युद्ध जीत लिया, जबकि असल में हुआ क्या था बच्चों, रियली में क्या हुआ था, हकीकत जो मतलब है, ये तो खैर इमेजिनरी एक स्टोरी है। मराठास हार चुके थे अंग्रेजों से। ठीक है, क्योंकि मराठा हारे अंग्रेजों से, इसीलिए ही फिर अंग्रेजों का यहाँ पे दबदबा बनता चला गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी, फिर वो एक पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल बन चुकी थी और ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे हमें रूल करने लगा था। अगर मराठा ना हारते, ठीक है, अगर मराठा ना हारते, मराठाओं में अंतर युद्ध ना हुआ होता, अंतर्द्वंद ना हुआ होता, तो मराठा अगर अंग्रेजों को हरा देते, भेज देते बाहर, तो बच्चों जो आज का भारत है, ये भारत कुछ और होता। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ, मराठा हार गए थे बैटल ऑफ पानीपत में। लेकिन लेकिन इस किताब में, इस किताब में जिस दुनिया में वो प्रेजेंट है, वहां पे मराठा जीत चुकी थी, इसलिए तो सब कुछ अलग दिख रहा है। वहां मराठा जीत चुकी थी। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army। ठीक है, अब्दुल शाह अब्दाली जो था, ठीक है, आपने अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इसके वजह से मराठाओं के हारने में बहुत बड़ा रोल था। लेकिन यहाँ पे इस हिस्ट्री में क्या हो रहा है, यहाँ के इतिहास में क्या हो रहा है कि अब्दाली को उखाड़ के फेंक दिया था और वापस कहाँ भेज दिया था, काबुल में। और मराठाओं का ट्रियम्फ, ट्रियम्फ का मतलब था बच्चों विजय, ट्रियम्फ मीन्स विजय हुई थी। led by Sadashivrao Bhau and his nephew the young विश्वास राव। ठीक है, इन दोनों ने मिलके उसको हरा दिया था, सदाशिव राव ने और विश्वास राव ने अब्दुल शाह अब्दाली को हरा के वापस काबुल भेज दिया था। ठीक है, the book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. Rather, it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India। ठीक है, अब देखो, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट का मतलब है कि ऐसे नहीं कि एक ही बारी में सारा जितना भी ब्यौरा है वो दे रही है, नहीं, वो डिटेल में सारी चीजें बता रही है कि अब मराठा जीत गए, ठीक है, अब्दुल शाह अब्दाली को वापस भेज दिया, अंग्रेज नहीं आ पाए, तो फिर जो ये पावर है ना, सत्ता, सत्ता की लड़ाई। अब सत्ता की लड़ाई ऐसी चीज है बच्चों, वो होगी ही होगी हमेशा। ठीक है, अगर अभी मराठा और अफगान के बीच में है, मराठा अंग्रेजों के बीच में है, अगर अंग्रेज भी हरा दे तो आपस मराठा आपस में भी लड़ेंगे, मराठा राजपूत लड़ेंगे, क्योंकि ये सत्ता है ही कुछ ऐसी चीज जो कि हर कोई हासिल करना चाहता है और उसके लिए लड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें बताते हैं कि पावर ऑफ स्ट्रगल कैसे चला, मतलब सत्ता की लड़ाई कैसे चलती है। फिर गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली, गंगाधर पंत पढ़ते चले गए सारी चीजें डिटेल में। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, जो राइटिंग था ना, लिखने का तरीका उस किताब में, वो बिल्कुल उन्हीं का ही तरीका था जैसे गंगाधर पंत लिखते रहे। ठीक है, लेकिन लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ये सारी चीजें तो नहीं लिखी हुई है, उन्होंने तो कुछ और लिखा था, लेकिन इस किताब में कुछ और ही लिखा गया है और बिल्कुल उस शैली में लिखा गया है जो कि गंगाधर पंत की शैली है लिखने की। अपनी शैली तो हर इंसान को पता होता है ना कि मैं किस तरीके से लिखता हूँ, चीजों को कैसे प्रेजेंट करता हूँ अपनी किताब में। ठीक है, येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, शैली उनकी है लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सारी चीजें तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए तो वो चीज पहली बार ही थी ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम तो मराठा हार चुके थे, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं पहली बार कि मराठा जीत गए थे। ठीक है,
Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. ठीक है, अब मराठाओं के जीतने से सिर्फ और सिर्फ मराठाओं का मोरल बूस्ट नहीं हुआ था। मोरल बूस्ट मतलब बच्चों उत्साहवर्धन, मोरल बूस्ट करना, उत्साहवर्धन। उत्साहवर्धन के साथ साथ क्या भी हुआ, पूरे के पूरे नॉर्थ यानी कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में मराठाओं का वर्चस्व हो गया। ठीक है, कि जो शक्तिशाली होगा सबसे ज्यादा तो वर्चस्व भी उसी का होगा, और मराठाओं ने सबको खदेड़ के बाहर फेंक दिया है। ठीक है, तो जिसने ऐसा काम किया है तो उसका वर्चस्व, उसका बोलबाला तो पूरे होगा ही। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मराठाओं का बोलबाला था, जबकि बच्चों हकीकत में क्या हुआ था कि नॉर्थ इंडिया तक मराठाओं का बोलबाला नहीं हो पाया था क्योंकि वो हार चुके थे। तो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली राजपूतों का बोलबाला रहा। ठीक है, लेकिन इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्योंकि मराठा जीत गए थे, उन्होंने सबको हराया, तो नॉर्थ इंडिया में भी इनका मराठाओं का बोलबाला रहा। The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansionist program. ठीक है, और देखो बच्चों, आपने अगर इतिहास थोड़ा पढ़ा है तो आपको याद होगा कि अंग्रेज आए क्यों। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज राजाओं को आपस में लड़ाते थे। ठीक है, भारत के राजाओं को, चाहे वो मुसलमान राजा हो उसको हिंदू राजा से लड़ाएंगे, मराठाओं को राजपूतों से लड़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से उनकी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स होती थी। वो किसको फॉलो करते थे, क्या प्रिंसिपल फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे डिवाइड एंड रूल। क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे लड़ेंगे, सबको अपना दुश्मन बना देंगे, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब मिलके हमें, सब एक साथ हो जाएंगे सारे दुश्मन और हमें खदेड़ फेंकेंगे। हम तो कोई इतने ज्यादा है भी नहीं, कितने थे, चंद ब्रिटिशर्स थे। लेकिन उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम लड़ेंगे नहीं डायरेक्ट किसी से, हम क्या करेंगे, हम सबके बीच में फूट डालेंगे और शासन करेंगे। ठीक है, आपस में लड़ाओ इनको, ये आपस में लड़ लड़ के देखो, दो लोग अगर बहुत समय तक लड़ते जाते हैं तो उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, उनकी सेना, उनके पास खाना खत्म हो जाता है, हथियार खत्म होता है, गोला बारूद खत्म हो जाता है। और जब ये लड़ लड़ के कमजोर हो जाएंगे, और जिस वक्त ये कमजोर हो जाएंगे उस वक्त हम फायदा उठा के किसी एक का साथ देंगे। ऐसे नहीं कि मतलब दोनों से ही लड़ने लग जाएंगे, एक को बोलेंगे कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उसको हटाने में वहां से। ठीक है, मेरे पास सेना है, मैं थोड़ी अपनी सेना और अपनी टेक्नोलॉजी वाली जो बंदूकें वो देता हूँ, तुम हमें हमारे दोस्त बन जाओ और हम उसको हटा देते। तो ऐसा करते थे। फिर आज इसके दोस्त बन के उसको हटा दिया, आज फिर किसी और के दोस्त बन के उसको हटा दिया। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सभी राजाओं को अपने रास्ते से हटाते चले गए। और सबसे ज्यादा पावरफुल पावरफुल इनका मकसद था कि पैसे, ये पैसे पे ज्यादा जोर देते थे कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए, और रेवेन्यू आएगा बच्चों तो ऑब्वियस ही बात है पावर भी इन्हीं के पास आ जानी थी। ठीक है, तो क्योंकि इस वाली दुनिया में जहां पे प्रोफेसर गायतोंडे अभी पहुंच चुके हैं, वहां क्या हुआ था, मराठाओं ने अब्दाली को हरा दिया था। ठीक है, हकीकत में क्या होता है कि अब्दाली से मराठा हार जाते हैं, और अंग्रेज फिर अब्दाली के साथ थोड़ा समझौता करके मराठाओं को और कुचल देते हैं। लेकिन फिर बाद में अब्दाली को भी कुचल देते हैं, हुआ ऐसा था, और खुद अपना शासन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि मराठाओं ने अब्दाली को हरा दिया, वापस भेज दिया, और मराठा अंग्रेजों को तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। और अंग्रेज आने की हिम्मत भी नहीं करते क्योंकि वो दूर से देख रहे हैं ये सारी चीजें ना। देखो, बोल रहे हैं ना कि बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम दी साइडलाइंस, दूर से देख रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें चल रही है भारत में। तो जब ये सब चीजें चल रही हैं तो मतलब ही नहीं बनता कि अंग्रेज शासन कर सके। ठीक है, उनको पता है कि मराठा फुल पावर में, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते, और वो होता भी नहीं है, वो उनसे पंगा भी नहीं लेते, ना उनसे लड़ते, और चुपचाप जो एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम था ना उनका, एक्सपेंशन होता है बच्चों अपने आप का विस्तार करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, विस्तार ही तो किया था। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में वो क्या बन के आई थी, एक कंपनी बन के आई थी, कंपनी के तौर पे बिजनेस करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी, सिर्फ एक कंपनी थी वो। लेकिन जब उसने हमारी कमजोरी पकड़ी, उसने देखा कि इनकी क्या कमजोरी है, भारतीय लोगों की क्या कमजोरी है, आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसने हमें आपस में लड़ाया। और धीरे धीरे क्या किया, कब वो कंपनी से ब्रिटिश राज बन गई। ठीक है, कब उसने अपना जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया में अप्लाई करना शुरू किया, ये हम लोगों को पता भी नहीं चला। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ मराठा जीत चुके, मराठा पावर में, तो फिर हिम्मत नहीं हुई ब्रिटिशर्स की अपना एक्सपेंशन करने की, विस्तार करने की उन्होंने सोची भी नहीं कि कहां से विस्तार करेंगे, मराठा विस्तार थोड़ी करने देंगे उनको। ठीक है, तो ऐसा उनका विस्तार नहीं हो पाया।
For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishrao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. ठीक है, फिर हुआ क्या, पेशवा मतलब मराठाओं में ही पेशवा थे, तो बहाऊ साहेब की मृत्यु के बाद विश्वराव ने उनको सक्सीड किया, मतलब उत्तराधिकारी बने। ठीक है, द ट्रबल मेकर दादा साहेब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिसी। और जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी दादा साहेब ने, उनको क्या कर दिया गया, उनको पॉलिटिक्स से निकाल के दरकिनार कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, to its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler विश्वास राव। ठीक है, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पे सहारा ढूंढा, विश्वास राव पे अपना सहारा ढूंढा कि क्या पता विश्वास राव हम थोड़ी अगर फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो क्या पता विश्वास राव हमें थोड़ा बहुत एक्सपेंड करने दे इंडिया में। ठीक है, he and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India। तो विश्वास राव और उनका भाई माधव राव ने मिलकर क्या किया, पॉलिटिकली एक्यूमेन विद वेलर, मतलब लड़ाई करी, लड़े और पॉलिटिकली लड़े। ठीक है, और अपने साहस के दम पे अपना एक्सपेंशन किया, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अपना विस्तार किया। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे। और जो, क्योंकि अगर मराठाओं का इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनको क्या लगा था मराठाओं को कि अब विश्वास राव है, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है, विश्वास राव तो अभी बालक है या फिर मतलब अभी नौजवान है, तो हम इसको मैनिपुलेट कर देंगे या आराम से इसका रास्ता साफ कर देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। विश्वास राव अपने भाई के साथ मिलकर और ज्यादा बहादुरी से लड़ा और उसने पूरे इंडिया पे अपना एक्सपेंशन किया। अगर मराठा का एक्सपेंशन हुआ तो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कुछ ही जगहों में सिमट कर रह गई, बॉम्बे में, कैलकाटा में और मद्रास में, जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स। जैसे और यूरोपियन राइवल्स थे ना बच्चों, ऐसा तो नहीं है ये यूरोप की शक्तियां ही तो है जो भारत में जिन्होंने आक्रमण किया था। अमेरिका से तो कोई आया नहीं था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से तो कोई आया नहीं था, अफ्रीका से तो कोई आया नहीं था। ये कहाँ से आए ये सारे आक्रमणकारी, ये सब यूरोप से आए थे। हम उधर से भी आए थे, हम मानते कह सकते हैं कि अरबी और ये आपके अफगान, मुगल, ये सब भी आए। ठीक है, लेकिन ये पहले की बात है, ये मेडिवल इंडिया की बात है। हम अभी बात करें मॉडर्न में। मॉडर्न में इंडिया पे किसने आक्रमण किया था, जितने भी यूरोप से आए थे, जैसे कि कौन कौन से थे उसमें देश, स्पेन था, फ्रांस था, ये सब इस इराक में थे कि ये भारत का फायदा उठा सकें। स्पेन भी आया, फ्रांस भी आया, और ऐसे नहीं आए आक्रमण करने के लिए, ये आए सबके सब कंपनियां बन के व्यापार करने के लिए। स्पेन, फ्रांस, ठीक है बच्चों, पुर्तगाल जिसे कि हम पोर्चुगल कहते हैं, और ब्रिटिशर्स, इन सबको भारत पे राज करना था, इनका मंसूबा यही था। फिर इन्होंने आपस में भी लड़ाइयां करी, जिसमें कि आपस में बहुत टाइम तक लड़ते रहे। स्पेनिश, फ्रेंच आर्मी, पोर्चुगल आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, ये सब आपस में भी लड़ते रहे। ठीक है, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा था। इंडिया में जो अपने राजा थे उनकी अलग लड़ाई चल रही है, इनकी अपनी अलग लड़ाई चल रही होती थी। ठीक है, आप पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ था। ठीक, लेकिन इनमें से विजय कौन कहलाया था, इनमें से जो उभर के निकला था, जो पावर निकली थी, वो थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने सबको हरा दिया था, फ्रेंच को भी हरा दिया था, स्पेन को भी, पोर्चुगल, सबको हरा दिया था। ठीक है, जो पोर्चुगीज है ये तो सिर्फ कुछ जगहों में सिमट के रह गए थे, जैसे स्पेनिश और फ्रेंच तो वापस चले गए थे, पोर्चुगीज सिर्फ गोवा तक रह गए, और बाकी पूरे भारत में ब्रिटिश ने अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज फैलाया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इस दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। इस दुनिया में तो कौन अपना राज फैला रहा है, मराठा अपना राज फैला रहे हैं और ब्रिटिश सिर्फ सिमट के रह गए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? लेट्स मूव अहेड। फॉर द पॉलिटिकल रीजंस द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली। लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारण, ठीक है, पॉलिटिकल कारण भी तो होते हैं, राजनीतिक कारण, उन्होंने मुगलों को हटाया नहीं मराठों ने। मराठा भले पावरफुल थे, वो चाहते तो मुगलों को हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुगलों को नहीं हराया, और किसी क्या बोलते हैं, राजनीतिक कारण की वजह से मुगलों को एज अ पपेट, कठपुतली की तरह दिल्ली में शासन करने दिया। ठीक है, कि तुम शासन करो, पर तुम चलोगे किसके हिसाब से, चलोगे तो तुम हमारे हिसाब से। ठीक है, इन द 19th century these de facto rulers,
from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. They set up their own centers for science and technology. Here, the East India Company saw another opportunity to extend its influence. It offered aid and experts. They were accepted only to make the local centers सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, तो अभी तक इतिहास में क्या होता आ रहा है बच्चों, मराठा पूरे भारत में शासन करने लगे। ठीक है, अब समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब मराठाओं को ये भी महसूस हो रहा है कि हमें धीरे धीरे समय के साथ डेवलप भी तो होना है, जैसे पूरी दुनिया डेवलप कर रही है तो हमें भी डेवलप करना है। और इसी डेवलपमेंट के लिए बच्चों मराठा क्या करते हैं, अपने कुछ टेक्नोलॉजिकल और साइंस सेंटर विज्ञान के केंद्र बनाते हैं। और जब वो केंद्र बनाने लगते हैं तो इस बात का फायदा कौन उठाना चाहते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। वो तो हमेशा से ही हर चीज का फायदा उठाना चाहती है। तो यहाँ पे वो एक अवसर देखती है कि अच्छा ठीक है, इन्होंने हमें ऐसे तो एक्सपेंशन करने नहीं दिया, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो हाथ मिलाते हैं मराठाओं से कि चलो हम तुम्हें नॉलेज देंगे, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, बस आप हमें हमें अपना सेंटर्स बनाने दीजिए। ठीक है, शासन आपका रहेगा लेकिन सेंटर्स हमारे रहेंगे। ठीक है, और हम आपके लोगों को ट्रेन करेंगे, हम सिखाएंगे उन्हें टेक्नोलॉजी और साइंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई बच्चों। द 20th century brought about the further changes inspired by the West। अब क्योंकि डील हो चुकी है मराठाओं और अंग्रेजों के बीच कि तुम लोग हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाओगे, तो जितना भी बदलाव कहाँ देखने को मिला बच्चों, वेस्ट में, पश्चिम में जो जो बदलाव हुए वो सारे बदलाव फिर कहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, तो वो बदलाव हमें अपने यहाँ भारत में भी देखने को मिले। इंडिया मूव्ड टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। फिर धीरे धीरे इस मतलब इस वाली दुनिया के इतिहास में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर इंडिया भी, भारत भी एक डेमोक्रेसी बन गया। ठीक है, by then the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies। और क्योंकि जब कोई डेमोक्रेसी जहां आती है, जिस देश में डेमोक्रेसी आती है, तो वहां पे जो शासक होते हैं उनका शासन हटा दिया जाता है और फिर डेमोक्रेसी में कौन होता है, रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन होता है। ठीक है, तो अब जनता शासन कर रही है। ठीक है, पेशवाज अपनी पावर खो चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक बच्चों हमने अपना चैप्टर पढ़ लिया है। बाकी इस वाली दुनिया के अतीत में और क्या क्या होता है, गायतोंडे सर अपनी किताब की वॉल्यूम 4 में आगे क्या क्या पढ़ते हैं ये जानेंगे बच्चों हम अगली क्लास में। टिल देन आप यहाँ तक रिवाइज कीजिए अच्छे से। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।